हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन दिस चैनल। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करा था वो एक तरीके का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें मैंने साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करा है। अब सिलेबस कौन सा? जो भी स्टूडेंट्स इग्नू से एमए कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो वहाँ पर जो सिलेबस अप्लाई होता है मैंने वो डिस्कस करा है। एमए फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी, एमए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने को मिलेंगे, सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें से हम स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। इस वीडियो से मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, इस वीडियो से मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ला रही हूँ। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से, जो भी यूजीसी नेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑफ साइकोलॉजी, जिसका कोड है 04, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस सीरीज़ में इंक्लूड करने वाली हूँ। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन द सीरीज़। इसमें हम 11 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आया है, मैं साथ के साथ वो टॉपिक्स का एक ब्रीफ डिस्कस करती चलूँगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये टॉपिक कौन सा है। एंड लेटर ऑन जब सीरीज़ एंड हो जाएगा वीडियोज़, उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ लेके आऊँगी मैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा एंड कमिंग वीडियोस भी पसंद आएंगे। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक चैनल है प्रभाकर शक्ति के नाम से, जिसपे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, HRM से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके मेरा वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर वीडियो. So the first question is, match list 1 with list 2 using the codes below. So list 1 में जो भी stages हैं of cognitive development वो दी हुई हैं, एंड जो उस स्टेजेस के करस्पॉन्डिंग जो जो चेंजेस आते हैं किसी भी बच्चे के उसके डेवलपमेंट में, उसके माइंड में एंड एवरीथिंग, वो दिया हुआ है। एंड इट इज़, दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें 4 स्टेजेस के बारे में उन्होंने बात करी। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो द फर्स्ट इज ऑपरेशनल कॉन्क्रीट, देन प्री ऑपरेशनल, देन सेंसरी मोटर्स, फॉर्मल ऑपरेशन। एंड लिस्ट 2 इज mature adult thoughts emerges, thinking by deductive logic, abstract thoughts. Second is develops conversations, concepts, classify objects in series. The third is represents the world mentally, thought, egocentric, child shows animism, lack of language, does not use symbol, internal behavior begins. So the answer to this particular question is C. Just a second. C. अब C में क्या है? P का सेकंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें क्या क्या होता है, कॉन्वर्सेशन के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स, मतलब सीरीज में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको क्लासीफाई किया जाता है। एंड दी क्यू इज प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल का क्या हो जाएगा? थर्ड। इट दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड मेंटली। यहाँ पर जब कोई भी ह्यूमन बीइंग पहुँचता है तो वो वर्ल्ड को मेंटली रिप्रेजेंट करने लगता है। उसके जो थॉट्स होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। and child shows animism. Then we have sensory motors. Sensory motors is lack of language, does not use symbol, internal behavior begins. तो ये स्टार्टिंग की सबसे पहली स्टेज है जिसमें लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं हुई है, नहीं समझी गई है। डू नॉट यूज सिम्बल एज वेल, एंड एक तरह से जो अपना बिहेवियर है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। देन वी हैव द लास्ट वन विच इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, एंड विच इज़ फर्स्ट मेच्योर एडल्ट थॉट्स इमर्जेस, थिंकिंग बाय डिडक्टिव लॉजिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। तो इसको हम समझते हैं कि ये कौन सी स्टेज है, तो इसको हम देखते हैं। देन विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन था फ्रॉम द कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल ऑफ जीन पियाजे। आई एम सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। ही इज़ एन वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट, स्विस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपना एक मॉडल या थ्योरी दिया था।
इनके इनके मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी एक चाइल्ड है, राइट फ्रॉम अ चाइल्ड्स बर्थ टिल द टाइम दैट चाइल्ड्स डाई, वो पूरा जो टाइम स्पैन होता है उसमें वो कॉग्निटिवली बहुत डेवलप करता है ना। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज अ प्रोसेस जो आप अपने ब्रेन से करते हो। एवरीथिंग दैट यू यूज, एवरीथिंग दैट यू डू वाइल यूजिंग योर ब्रेन, दैट मीन्स कि चाहे आप सोच रहे हो कुछ चीज़, जो भी आपका दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, यू आर यूजिंग योर ब्रेन, ठीक है। आप कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे हो, आप कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो, वो भी ब्रेन का ही एक पार्ट है। देन यू आर इवेल्युएटिंग एनीथिंग, यू आर परसीविंग अ समथिंग, आप रीजनिंग कर रहे हो, कोई लॉजिक्स के साथ कुछ कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू डू यूजिंग योर ब्रेन इज कॉग्निशन। तो जब कॉग्निशन है तो दैट मीन्स कि वो डेवलप भी होगा ऑब्वियसली। कि जब आप एक छोटे बच्चे होते हो, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हो, ठीक है। देन स्लोली एंड स्टेडली यू स्टार्ट यूजिंग लैंग्वेजेस, अपने आप बिहेवियर्स के थ्रू अपनी बात दूसरों को बताते हो, चाहे वो आपके हैंड जेस्चर्स हो, चाहे आपका रोना हो, आइज़ का मूवमेंट हो, हंसना हो, एवरीथिंग। तो धीरे धीरे आप पहला अपने बिहेवियर पे जो एक चाइल्ड होता है वो सबसे पहले अपने हाथों के थ्रू, अपने मूवमेंट्स के थ्रू अपनी बात को सामने पहुंचाने की कोशिश करता है। देन धीरे धीरे उसको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो लैंग्वेज सीखता है। देन धीरे धीरे वो चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करता है, राइट फ्रॉम द कलर्स, रिकॉग्नाइजिंग द कलर्स, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन देम, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द वेजिटेबल, बिटवीन द जेंडर, कि आपकी मदर कौन है, फादर कौन है। वो धीरे धीरे अब लोगों के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, इंटरैक्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये क्या है? ये कॉग्निटिवली डेवलप हो रही है आपका ब्रेन। ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो या वो चाइल्ड जो कर रहा है वो सब कॉग्निशन है, ठीक है। एंड ये सारा डेवलपमेंट एट वन टाइम नहीं हो रहा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होता है। तो इसी डेवलपमेंट को बताने के लिए कि कौन सी स्टेज में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है या किस टाइम पे किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, जीन पियाजे ने एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही फेमस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मॉडल दिया था। उस मॉडल में जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम बोलते हैं द सेंसरी मोटर्स स्टेज, वो होती है फ्रॉम द बर्थ टिल एज 2, ठीक है। द पियाजेस थ्योरी द सेंसरी मोटर स्टेज अकर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज होती है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द पीरियड व्हेन इन्फेंट थिंक बाय मीन्स ऑफ देयर सेंसेस। तो ये वो स्टेज है जब जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, वो अपने सेंसेस के थ्रू या मोटर एक्शन, और व्हाट इज मोटर एक्शन? मोटर एक्शन का मतलब है अपने हाथों का इस्तेमाल करना, अपने लाइक आप हंस रहे हो या अपनी आइज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, बेसिकली आपके हैंड मूवमेंट जो लिम्स होते हैं उसके थ्रू आप अपनी बात को सामने वाले को बता रहे हो। तो इसको कहते हैं मोटर एक्शंस। एंड सेंसेस मतलब आप जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले अपने मुंह पे डालते हैं। इसका मतलब है वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग देयर सेंसेस, जो हमारा जो टंग का जो सेंसेस होता है उसको यूज़ करके वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ क्या है। इसीलिए वो कोई भी बच्चा होता है वो सबसे पहले चीज़ को अपने मुंह में डाल के देखता है। वो मुंह में डाल के खाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर्स में क्या होता है, ये स्टेज में जो बच्चा है वो थिंक किससे करता है? बाय मीन्स ऑफ सेंसेस, बाय मीन्स ऑफ मोटर एक्शंस। तो मोटर एक्शंस एंड सेंसेस के थ्रू चीज़ों को समझने की, सोचने की कोशिश करता है। एज एवरी न्यू पेरेंट विल अटेस्ट, इन्फेंट कंटिन्यूसली टचेस, मैनिपुलेट, लुक, लिसन टू एंड इवन बाइट एंड च्यू ऑब्जेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू पियाजे, these actions allow children to learn about the world and are crucial to their early cognitive development। तो इसका मतलब क्या है, पियाजे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्शंस है जो वो बच्चा कर रहा है, चाहे वो चीज़ों को च्यू कर रहा है, बाइट कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब उसको इधर उधर से देखने की कोशिश कर रहा है ना, व्हाट इज दिस समझने की कोशिश कर रहा है। तो दैट प्रोसेस जो वो बच्चा इंडल्ज हो रहा है जिस प्रोसेस में, दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन का मतलब है योर ब्रेन। तो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होता है। द इन्फेंट्स एक्शन अलाउ द चाइल्ड टू रिप्रेजेंट, दैट मीन्स कंस्ट्रक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। और वो भी जो भी एक्शंस वो कर रहा है थ्रू हिज और हर सेंसेस, मोटर एक्शंस, वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? वो उस चाइल्ड को अलाउ कर रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को समझ सके, प्रोसेस कर सके। अ टॉय एनिमल must be a just confusing array of sensations at first, but by looking, feeling and manipulating it repeatedly, the child gradually organizes her sensations and actions into a stable concept। तो जब एक टॉय का कोई ऑब्जेक्ट आता है उसके सामने, लेट से कोई एनिमल है, कोई खिलौना है, कोई जानवर,
उसके सामने आया तो वो पहले बहुत देर तक उसको इधर उधर से देखने की कोशिश करता है, मुंह में डालता है, उसको फील करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करता है जस्ट टू फिगर आउट कि नाउ व्हाट इज दिस, और थोड़े टाइम बाद उसको समझ में आ जाता है कि हाँ दिस इज दिस, एंड देन दैट चाइल्ड यूजेस दैट टॉय अकॉर्डिंगली. Then we have the second stage, which is pre-operational stage. Pre-operational stage roughly कहाँ से कहाँ तक होती है? When the child is between 2 years to 7 years of age. In the pre-operational stage, children use their new ability to represent objects in a wide variety of activities. But they do not yet do it in ways that are organized or fully. तो इस समय भी ऑल्दो बिफोर, मतलब 2 साल तक का बच्चा जो भी चीज़ें कर रहा होता है, सेम 2 से 7 साल का बच्चा भी वैसे ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उनको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है. हाँ, ऑल्दो इस एज जो है 2 to 7 years ऑफ एज ग्रुप, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और फुली लॉजिकली वो चीज़ों को नहीं समझ रहा होता, लेकिन हाँ समय डाउन द लाइन वो एक थोड़ा सा एक अपग्रेड हो जाता है अपनी एज के हिसाब से. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉग्निशन इज ड्रामेटिक प्ले और द improvised make believe of preschool children. If you ever had the responsibility for the children of this age, you have likely witnessed such play. Now such play का मतलब क्या है कि मतलब जो children है they engage in imaginative activities, are thinking on 2 levels at one imaginative, other realistic. This dual processing of experience make dramatic play an early example of metacognition, or reflecting on and the monitoring of thinking itself, because metacognition is a highly desirable skill for such success in school. Teachers of young children often make time and space in their classroom for dramatic plays. Then we have third stage, which is concrete operational stage. अब concrete operational stage क्या है? From the age of 7 till the age of 11. As children continue into elementary school, they become able to represent ideas. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये धीरे धीरे जो बच्चा है वो लॉजिकली चीज़ों को समझ रहा है, अपने आइडियाज़ को सामने रख पा रहा है, फ्लेक्सिबली उनको यूज़ कर पा रहा है. देयर रूल्स ऑफ थिंकिंग स्टिल सीम्स वेरी बेसिक बाय अडल्ट स्टैंडर्ड. तो अडल्ट स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उनके जो भी थिंकिंग का प्रोसेस है, उनके जो रूल्स हैं, जिस टाइप से वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं. दे आर ऑब्वियसली नॉट एज लॉजिकल एज अडल्ट डज दैट, बट according to their age group, according to them, they are logical. They allow children to solve problems more systematically than before, and therefore to be successful with many academic tasks. In the concrete operational stage, for example, a child may unconsciously follow the rule: if nothing is added or taken away, then the amount of something stays the same. तो ये जो रूल है ये क्या है कि अगर सपोज कि एक पर्टिकुलर कोई क्ले का आप एग्जांपल ले लो, कोई क्ले है, अगर उस क्ले में से कुछ उसमें से कुछ निकाला नहीं गया है या कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया है, तो वो जो क्ले का जो पीस है वो वैसा का वैसा रहेगा. इससे पहले वाली जो स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या हो रहा था, एक क्ले अगर बच्चे को दिया है, राउंड क्ले दिया है, लेट सपोज एक बच्चे को, और उसके बाद सेम क्ले विदाउट एडिंग और डिडक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट क्ले, हमने उस राउंड शेप को थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया, तो ये उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें ऐड या डिडक्ट किया गया. उसको लगेगा शायद ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी के क्लेज हैं, बट जिस इसमें जो भी रियलिटी वो क्या है कि क्ले का क्वांटिटी सेम है, बस उसका शेप अलग कर दिया है. तो जो इसके ऊपर वाली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं आती, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते ये समझ में आ जाता है कि बच्चे को अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड नहीं करी गई है, कोई चीज़ डिडक्ट नहीं करी गई, तो उसका वैल्यू जो रहेगा वो सेम रहेगा. Then we have formal operation stage, that is 11 age and beyond. In the last stage, the child becomes able to reason not only about tangible objects, events, but also about hypothetical and abstract. तो यहाँ पर उनकी abstract thinking kind of develop होना start हो जाती है. मतलब वो beyond जो भी लिखा गया है या जो भी symbol, जो भी situation है, उसके beyond भी समझने की चीज़ें कोशिश करते हैं. तो उनका जो thinking level है वो थोड़ा सा hypothetical भी काम करने लगता है. रियलिस्टिक तो काम करते ही है, मतलब कि रियलिस्टिक का यहाँ पर मतलब है जो सामने आपको दिख रहा है वो तो उसको समझ में आएगा ही आएगा, बट दैट चाइल्ड कैन ऑल्सो थिंक बियॉन्ड वॉट इज सीन. ठीक है, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बोल सकते हैं. हैंस इट हैज़ द नेम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. द
period when the individual can operate on forms of representation. With student at this level, the teacher can pose hypothetical problems. What if the world has never discovered oil? तो यहाँ पर ये hypothetically चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को और ज़्यादा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको ये जो 4 स्टेज थी ये समझ में आ गई होंगी. एंड मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी हम MCQ सीरीज़ करें तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. सो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें पियाजे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक छोटे से इजी फॉर्म में समझाया गया है. सेंसरी मोटर स्टेज रन्स फ्रॉम द चाइल्ड्स बर्थ टिल दैट चाइल्ड बिकम्स 2 years old. इसमें क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज में? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, अपने सेंसेस को कोऑर्डिनेट करना आ जाता है बच्चों को, मोटर रिस्पॉन्सेज देने आ जाते हैं, सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड डेवलप होने लग जाती है, लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिमांड एंड कैटलॉगिंग आने लगती है धीरे धीरे, नॉट एक्चुअली में, लेकिन हाँ 2 years तक वो थोड़ा थोड़ा भाषा को समझने लग जाता है. बोलना उतनी अच्छी तरह से भले ही स्टार्ट ना करे लेकिन समझना स्टार्ट कर देता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अब उसका ये ऐसा, अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो छोटा बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है उसके सामने अगर आपने किसी इंसान को सामने खड़ा करा है तो वो उसको उसी समय तक रिकॉग्नाइज करेगा या समझेगा या जानने की कोशिश करेगा जब तक वो उसके सामने है. द मोमेंट दैट थिंग और दैट पर्सन डिसअपियर्स फ्रॉम द आई साइट तो फिर वो भूल जाता है उस चीज़ को, वो उसको नहीं याद रहता कि उसने अभी जिस इंसान को देखा था वो एक्चुअली में कहीं और है, उसके सामने नहीं है भले लेकिन कहीं और है. लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे टिल वो 0 से 2 years तक आता है तो ये परमानेंस उसके अंदर आ जाती है कि हाँ अगर उसके सामने एक लेट सपोज कि मोबाइल रखा है, मोबाइल अभी रखा है और अभी नहीं है उसके सामने, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे सामने नहीं है लेकिन वो है चीज़. या कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके मदर है, उसके फादर है, वो फॉर द टाइम बीइंग अगर वो कहीं से डिसअपियर भी हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए कहीं, वो हैं आपके पास, इधर उधर है, तो वो ऑब्जेक्ट की परमानेंस डेवलप होने लग जाती है. प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है 2 to 7 years ऑफ एज होती है. सिम्बॉलिक थिंकिंग आ जाती है, सिम्बल्स को रिकॉग्नाइज करना आ जाता है, यूज़ ऑफ प्रॉपर सिंटेक्स ग्रामर, लैंग्वेज का यूज़ करना आ जाता है प्रॉपरली. जो ग्रामर्स होती हैं कि मतलब वर्ड्स को कैसे आसपास लाके एक सेंटेंस को फॉर्म करना है ताकि सामने वाला चीज़ समझ सके, उसको फॉर्म करना आ जाता है. इमेजिनेशंस करने लग जाता है, इंट्यूटिव पावर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है. कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स है वो अभी भी डिफिकल्ट होते हैं कॉन्वर्सेशन में, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ही समझ में आती है. बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी तक डेवलप नहीं हो पाती है. कॉन्क्रीट ऑपरेशन की बात करें 7 to 11 years ऑफ एज, कॉन्सेप्ट अटैच टू कॉन्क्रीट सिचुएशंस, टाइम स्पेस की बातें समझ में आने लगती हैं. क्वांटिटी आर अंडरस्टूड कि कौन सी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी, सब समझ में आ जाता है. एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज इंडिपेंडेंट थॉट. तो अब इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को अप्लाई करना नहीं आता है. देन द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशन 11 years एंड बियॉन्ड. थियोरिटिकली आ जाता है उसको चीज़ें समझ में, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को इमेजिन करना आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिक्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अब उसको समझ में आने लगी हैं. स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना आ सकता है, प्लानिंग करना आ सकता है, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना आ सकता है वन आफ्टर दी अदर. तो ये एक छोटा सा पियाजे का 4 स्टेज का मॉडल था जिसमें एक चाइल्ड राइट फ्रॉम दैट child's birth till the time that child becomes older and adult, कितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है और हर स्टेज में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं ये हमने पढ़ा है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज चिल्ड्रन लर्न टू ऐड न्यू वर्ड्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, सो द ऑप्शंस आर fast mapping, new mapping, extensions and inspirations, and the answer to this question is fast mapping. अब fast mapping का जो process है वो क्या होता है? It is a process of rapidly learning a new word by contrasting it with a familiar word. तो न्यू वर्ड को लर्न करने के लिए हम पहले फेमिलियर वर्ड को कॉन्ट्रास्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि पहले हमने चाइल्ड को लेट सपोज कि किसी पर्टिकुलर फ्रूट के बारे में बता दिया. लेट्स टेक एन फ्रूट एप्पल, हमने उसको पहले एप्पल लर्न करवा लिया. अभी हमको पता है कि जो चाइल्ड है दैट चाइल्ड इज फेमिलियर विद द वर्ड एंड द शेप एंड द लुक ऑफ द एप्पल. ही नोज कि एप्पल या सेब कैसा दिखता है और इस पर्टिकुलर मतलब उसका अगर हम लेट से कि एप्पल बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा कि एप्पल क्या है. या अगर उसके सामने हमने एप्पल का फोटो रखा तो दैट चाइल्ड विल रिकॉग्नाइज इट ईजिली.
ठीक है, अभी उसको एप्पल समझ में आ गया, अभी हम उसको नया वर्ड कुछ सिखाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एप्पल के साथ साथ लेट्स से ऑरेंज रख दिया या लेट्स से पाइनएप्पल रख दिया उसके सामने, ठीक है, फोटो में, रियल में, कुछ भी। अब हमने उससे पूछा कि पाइनएप्पल क्या होता है दोनों में से। नाउ अब चाइल्ड को पाइनएप्पल के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि एप्पल कैसा दिखता है, तो वो उस चीज़ से ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर दो चीज़ें पड़ी हैं और हम मुझसे पूछा गया कि पाइनएप्पल कौन सा है। अब एक तो मुझे पता है कि एप्पल है, दूसरा ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये एप्पल नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली पाइनएप्पल होगा। तो इस तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट कर देता है। तो न्यू वर्ड सीखने के लिए हमने क्या करा, उसको पहले फेमिलियर वर्ड से उसको फेमिलियराइज करवाया और उसको समझाया कि हाँ दिस इज एप्पल। अभी एप्पल और पाइनएप्पल सामने रख दिए, हमने पूछा उससे कि हाँ पाइनएप्पल क्या होता है, तो नाउ पाइनएप्पल के बारे में भले ही उसको ना पता हो, लेकिन एप्पल वो जानता है, तो इसकी वजह से वो पाइनएप्पल सीख जाएगा या उसको रिकग्नाइज करना आ जाएगा। नाउ दिस इज फास्ट मैपिंग। So the third question is, the perception of a stimulus that is below the threshold for conscious experience is termed as what? Options are just noticeable difference, differential threshold, signal detection and subliminal perception. तो subliminal perception जो है इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इट रिफर्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन presented at a speed and or intensity that is below the conscious threshold of perception. Simply speaking कि सबलिमिनल परसेप्शन एक ऐसा परसेप्शन है जो जिसका मतलब होता है कि आपको कोई मैसेज जो दिया जा रहा है वो आपको कॉन्शियसली नहीं, आपके कॉन्शियस लेवल पे नहीं हिट कर रहा है, आपको सबकॉन्शियसली उस मैसेज से अवेयर करवाया जा रहा है। सबलिमिनल का मतलब होता है सबकॉन्शियस लेवल, जो इनएक्टिव लेवल होता है, जो आप डायरेक्टली आप कोई चीज़ नहीं देख रहे हो। इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग, आपको उस मूवी में या उस फोटो में आपको कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं मिल रहा है, आपको एक हिडन मैसेज है जो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम आजकल जैसे बहुत चल रहा है कि जो भी कंपनीज़ हैं जो हेल्थ ड्रिंक्स बनाती थी एंड उन पे काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि ये हेल्थ ड्रिंक है भी कि नहीं है, राइट। आई होप आपने ये सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ का एक रेवोल्यूशन सा आता हुआ देखा होगा। तो अगर मैं वही एग्जांपल लूँ तो एक ब्रांड है, कोई हेल्थ ड्रिंक की ब्रांड, वो क्या करती है, ज़्यादातर अपने हेल्थ ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट्स में स्कूल ड्रेस में बच्चों को दिखा रही है कि मॉर्निंग में उनके पेरेंट्स उनको वो हेल्थ ड्रिंक पिला रहे हैं व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल एंड समथिंग। तो जो स्कूल का जो मैसेज है उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला उस एडवर्टीजमेंट में कि आपको स्कूल गोइंग बच्चों को ये हेल्थ ड्रिंक पिलानी है, ब्रेकफास्ट में पिलानी है, ब्रेकफास्ट में के टाइम पे आपको ये सीरियल खिलाना है, नहीं। आपने मैसेज जो दिया वो डायरेक्टली नहीं दिया, वो हिडन मैसेज था कि हमको जो व्यूअर है जो वो उस एडवर्टीजमेंट को देख रहा है वो क्या एसोसिएट कर रहा है, वो उस ड्रिंक को या उस सीरियल को जो हम फूड के तौर पे ले रहे हैं उसको उस रूटीन से एसोसिएट कर ले रहा है कि हाँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वी कैन प्रोवाइड देम दीज ड्रिंक्स और दीज ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला ना आपको कि आप स्कूल गोइंग बच्चों को दे सकते हो ये चीज़, लेकिन हाँ स्कूल यूनिफॉर्म से आपने ये एक एडवर्टीजमेंट में हिडन मैसेज दे दिया। तो जो व्यूअर था उसकी साइकोलॉजी में ये या सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज गया कि ये जो हेल्थ ड्रिंक है ये वंस इन अ वाइल पीने वाला नहीं है, ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल है ये वंस इन अ वाइल खाने वाला नहीं है, वी हैव टू इंक्लूड देम इन अ रूटीन बेसिस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सबलिमिनल परसेप्शन। इसी चीज़ को हम चाइल्ड डेवलपमेंट से भी एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर हम कुछ अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कोई हैबिट सिखाना चाह रहे हैं, गुड हैबिट्स, तो रादर देन सेइंग इट डायरेक्टली कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, हम उसको अगर कुछ हिडन मीनिंग से, कुछ एक्शन से करके दिखाएंगे तो वो जल्दी उसके सबकॉन्शियस लेवल पे वो जल्दी बैठ जाती है और वो बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छे से सीख लेता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। Moving on to question number 4th. In spite of passing of many years, you have little trouble in remembering. This should be in spite. ठीक है, in spite of passing of many years, you have little trouble in remembering where you were when you discovered the Taj tragedy of 26/11 in Mumbai. What this memory is called? So option A is implicit memory. Option B is flash bulb memory.
ऑप्शन सी इज एपिसोडिक मेमोरी एंड ऑप्शन डी इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैश बल्ब मेमोरी। सो फ्लैश बल्ब मेमोरी की अगर हम बात करें तो फ्लैश बल्ब मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो इंसान के जहन में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर मेमोरी एक इंसिडेंट ऐसा है जो उस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच है। अगर कोई एक सर्टन इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ड्रास्टिक इंसिडेंट था, बहुत सिग्निफिकेंट था, वो शॉकिंग था ऑन अ इमोशनल लेवल, तो ऐसी चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। नॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा आप इमोशनली अटैच नहीं होते हो या ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन कभी हुआ है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, भले ही आपने सुना हो, आपने टीवी पे देखा हो या आपने वो एक्सपीरियंस किया हो फिजिकली भी, तो जिसमें जो बहुत ज़्यादा अटैकिंग था ऑन योर इमोशनल लेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, आपके माइंड में वो बैठ गया है एंड आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो उसको हम बोल सकते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें ताज में जो टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था जिसको हम बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक वो जैसे कि 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पेंटागन में जो अटैक हुआ था, वो उसको भी हम फ्लैश बल्ब मेमोरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो इमोशनली हमारे साथ रह जाते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जो एक तरह से हमको शॉक सा दे जाते हैं कि ये ऐसा, मतलब जो हमारे जहन को शॉक कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टिपिकल इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी रिलेशनशिप? ऑप्शन ए, U-shaped relationship. Option B, inverted U-shaped relationship. Option C, linear negative relationship. And option D is none of the above. So the answer to this particular question is none of the above. Question 6 is perceptive auditory receptors in the cochlea. I'm sorry if I am pronouncing it wrong. Are identified as A, basilar cells, B, hair cells, C, malicious cells and D, glial cells. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, hair cells. A realistic understanding of death concept is based on following ideas. So the options are permanence, universality, mortality, non-functionality. So यहाँ पर जो ऑप्शंस कोड्स दिए हैं वो क्या है? आंसर इनमें से हो सकता है, पहला ए 1 and 2, सेकेंड इज 2, 3 and 4, थर्ड इज 3 and 4 and the fourth is 1, 2 and 4. So the answer is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Question 8. The neurotransmitters called as feel-good hormones are known as. जो फील गुड हॉर्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन्स फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन? तो इनमें से कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन सी हैं? सो बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ इसका मोटिवेशन थ्योरीज की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन थ्योरीज टेक्निकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट इज कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड द अदर इज प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो कंटेंट थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि मोटिवेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, हमको मोटिवेशन किस वजह से आता है। बेसिकली कंटेंट थ्योरीज को नीड बेस्ड थ्योरीज भी बोला जाता है क्योंकि मोटिवेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नीड्स। जो हमारी नीड्स हैं जब वो अराइज होती है तो उनको उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी हम जो एक्शंस लेते हैं वो एक तरह से मोटिवेशन कहलाता है, राइट। तो इसलिए इनको नीड बेस्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। रही बात प्रोसेस थ्योरीज की, तो प्रोसेस थ्योरीज पूरा प्रोसेस बताती हैं कि एक नीड अराइज हुई जिसको पूरा करने के लिए हमने एक एक्शन लिया और वो एक्शन से लेकर टिल द टाइम हमारा जो गोल था वो अचीव हुआ। वो जो पूरा प्रोसेस है हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम लेते हैं स्टेप, वो कैसा होता है
उसको हम बोलते हैं प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट या नीड थ्योरीज में व्हाट हम लोगों को पढ़ने में आता है कि क्या है, व्हाट इज़ मोटिवेशन बेसिकली है, और प्रोसेस थ्योरी में हम पढ़ते हैं हाउ हम मोटिवेशन तक कैसे पहुंचते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है। अब रही बात कंटेंट थ्योरीज की एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3, अडल्फर्स ERG थ्योरी, हर्जबर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी एंड मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। ये तीनों की तीनों थ्योरीज हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरीज है। पोर्टर एंड लॉरर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी हमारी है प्रोसेस थ्योरी। क्वेश्चन 10th, each individual is different from every other because of the following reasons. Chromosomes from the two parents randomly pair up in each child. The female germ cell and the male germ cell contain varying number of chromosomes. The male body cells and female body cells have different numbers of chromosomes. And the fertilization, last option is the fertilization of the egg take place at different times and days in different individuals. So the answer to this particular question is option A. ईच इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोजोम्स उनके पेरेंट्स से जो उसको क्रोमोजोम मिलता है उसकी वजह से। क्रोमोजोम फ्रॉम द टू पेरेंट रैंडमली पेयर अप इन ईच चाइल्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन, ओके, दिस हैज़ टू बी 11 नंबर, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन of this particular video is match list 1 with list 2. list 1 में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है एंड लिस्ट 2 में उनकी दी हुई कुछ मेमोरी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमको मैच करना है, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट क्या है? जॉर्ज मिलर, देन वी हैव एटिक्सन एंड शिफ्रिन, देन वी बार्लेट एंड एलन बैटली। मेमोरी कॉन्सेप्ट्स में 3 मेमोरी सिस्टम, वर्किंग मेमोरी, मैजिकल नंबर्स एंड कंस्ट्रक्टिव मेमोरी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? अगर हम जॉर्ज मिलर की बात करें तो इन्होंने दिया था मैजिक नंबर्स का कॉन्सेप्ट, देन एटिक्सन एंड शिफ्रिन ने हमको दिया था 3 मेमोरी सिस्टम, बार्लेट ने दिया था हमको कंस्ट्रक्टिव मेमोरी का कॉन्सेप्ट एंड एलन ने दिया था हमको वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है, जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, उनको समझाने की। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शावर योर लव। एंड ऑल्सो मेरा एक और चैनल है प्रभाकर शक्ति के नाम से, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HRM एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके मेरे उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।